हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर की डिस्कशन को। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने डिस्कस करने के लिए वो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स एंड डी कॉलोनाइजेशन प्रोसेसेस इन एशिया। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई की जो डिमांड है, जो लोगों के अंदर जो भूख है कि अब वी शुड नो मोर रिमेन अ कॉलोनी, वो स्टार्ट हो चुकी थी? कह सकता हूँ मैं ऐसा? सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंच इंडो चाइना एंड उसके अंदर राइज ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म। इंडो चाइना क्या होता है? इंडो चाइना आज के समय में कुछ कंट्रीज़ को कहा जाता है, लाइक आज के समय में जो आपको कैम्बोडिया देखने को मिलती है कंट्री, लाओ देखने को मिलती है, वियतनाम जो कंट्री है, ठीक है। इन सारी कंट्रीज़ के अंदर शुरू से ही जो फ्रांस है उसको लेकर गुस्सा होता था, ये नफ़रत करती थी। क्यों? डेफिनेट सी बात है कि फ्रांस ने इन सारी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाया होगा ना। फ्रांस ने इन सारी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया था 1887 से ही। अब इंडो चाइनीज़ कंट्रीज़ ये जो है कैम्बोडिया, लाओस के बारे में मैंने आपको बताया था, लाओ पीडीआर कहते हैं इसे, है ना, पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आज के समय में जो उसका नाम है। अच्छा, ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं, कैम्बोडिया, लाओस और वियतनाम, ये तीनों कंट्रीज़ आज एक रीजनल ग्रुपिंग का पार्ट है। बताओ, तीनों उसके अंदर आती हैं। बताओ कौन सा है उस रीजनल ग्रुपिंग का नाम? वेरी गुड, आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और ये आसियान का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो कौन से ट्रीटी से हुआ था? कौन से ट्रीटी से? बैंकॉक डिक्लेरेशन। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बताया था मैंने चैप्टर 4 में, ठीक है। लिख लो इसको, बैंकॉक डिक्लेरेशन। अगर चाहो तो साइड में, मतलब ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, अभी के लिए बैंकॉक डिक्लेरेशन। अच्छा, और ऐसी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यूरोप का होता है। यूरोप के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ईयू, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कौन सी ट्रीटी से बना था? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, MASTRICHT, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, MAASTRICHT, ठीक है। और ये बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। इसके अलावा और भी कंट्रीज आती हैं आसियान के अंदर। टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 10 हैं। इनका सिंबल क्या है? इनका फ्लैग जो है 10 स्टॉक्स ऑफ व्हीट, पैडी, 10 फसल बनी हुई है उसकी, ठीक है। और उसके आसपास सर्कल है। इसमें याद होगा मैंने वो दोनों फ्लैग करवाए थे ईयू और आसियान के, क्लास 12 से, ठीक है। वो खैर बात की बात है, वो तो आप इधर उधर से देख ही लोगे। चलो, वो तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, आसियान के अंदर और भी कंट्रीज आती हैं अपार्ट फ्रॉम कैम्बोडिया, लाओ, वियतनाम। लाइक आपका म्यांमार हो गया, है ना, और इंडोनेशिया हो गया। ये सारी कंट्रीज भी मतलब उसका पार्ट है सारा का सारा। तो वाइल इंडो चाइनीज रेजिस्टेड द इम्पोजिशन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड फ्रेंच कल्चर, इन पे जो थोपा जाता था, लेकिन यहाँ के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने ये सीख लिया था कि जो कॉलोनियल पावर्स हैं उनको रेजिस्ट करने का सही तरीका क्या होता है। मतलब दे लर्न फ्रॉम देम द आइडियाज ऑफ रेवोल्यूशन। इनको सीख मिल गई थी कि हाँ, हमें रेजिस्ट करना चाहिए, अपनी आज़ादी की डिमांड जो है वो रेज करनी चाहिए। एंड इन्होंने रेवोल्यूशन के आइडियाज़ को स्लोली एंड ग्रेजुअली आने वाले सालों के अंदर ये डेवलप करा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अगर हम लोग बात करें, लगभग 1 लाख जो इंडो चाइनीज़ लोग थे, दे फॉट इन फ्रांस। और जब फ्रांस में ये लोग लड़ने के लिए गए थे, आपको पता है ना,
ये जो कॉलोनियल पावर्स थी अपनी अपनी कॉलोनी से बंदे को लेकर जाती थी वर्ल्ड वॉर में लड़ने। जैसे ब्रिटेन किसको लेकर गया होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर? एस ट्रूप्स, एस आर्मी सोल्जर्स, इंडियंस को, है ना। तो जब ये 1 लाख इंडो चाइनीज जो है जब ये फ्रांस में लड़कर आए, ऑब्वियस सी बात है फ्रांस की साइड से वर्ल्ड वॉर 1, ये वापस आए विद द फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ कि जो फ्रांस है वो कैसे लड़ा एंड हाउ फ्रांस सफर ड्यूरिंग द वॉर। अब इससे आपको क्या पता लगता है? अच्छा, फ्रांस जो था वो जीता था कि नहीं जीता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर? जीता था। लेकिन यहाँ पर उसकी जो सफरिंग की बात चल रही है वो तो यही चल रही है ना कि फ्रांस अपने आप में तो कुछ नहीं था, हारा ही था। अमेरिका की वजह से इनका ग्रुप जीत गया था, तो बाकियों का भी नाम हो गया ना कि ये लोग भी जीत गए थे। वैसे तो हारे ही थे ना सारे के नहीं, जर्मनी के सामने। और फ्रांस को तो कितना खदेड़ के भगाया था ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने, ये देखा ही थे आपने। तो वहाँ पर है ना इंडो चाइनीज़ को मज़ा आ गया इस बात के ऊपर कि अच्छा ये भी किसी से डर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने अत्याचार फ्रेंच क्या कहते हैं लोगों के, फ्रेंच अथॉरिटीज़ के द्वारा सहन करा था। तो इनको लगता था सबसे पावरफुल यही है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब इनको पता लगा कि यार नहीं यार, दुनिया में कोई ऐसी कंट्री भी है जो कि इन लोगों को रुला सकती है, इन लोगों को हरा सकती है। अब ये जो 1 लाख इंडो चाइनीज़ जो सोल्जर्स वहाँ पर लड़ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, फ्रांस के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस की साइड से एज अ कॉलोनी फोर्सेस, तो अब ये पागल तो है नहीं, ये देख तो रहे हैं ना कि फ्रांस एक तरीके से हारा ही हुआ है। अमेरिका अगर नहीं आता तो इसकी तो धज्जियाँ उड़ जाती है, तो हारा हुआ ग्रुप है वैसे भी, है ना। तो उन्होंने देखा लक बाय चांस, मतलब अमेरिका की वजह से जीत गया और नाम इनका भी हो गया क्योंकि इस ग्रुप में थे, ठीक है। लेकिन वहाँ से इनको ये पता लग गया कि नहीं यार, रेवोल्यूशन करके ना कैसे करके आप अपनी कंट्री को स्ट्रांग बना सकते हो और दुश्मन कंट्री के अत्याचारों को रोक सकते हो। फिर इनको दुनिया में और भी चीज़ें सुनने को मिल रही होंगी, लाइक रशिया वगैरह के बारे में भी इन्होंने जाना कि कैसे अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर इनकी खुद की कंट्रीज़ के अंदर बगावत चलती रहती थी, है ना। और बगावत इन द सेंस के राजा क्रूर होते थे, ऑटोक्रेटिक होते थे, डिक्टेटोरियल नेचर के होते थे। कंट्री की खुद के लोग जो हैं वो तख्ता पलट कर दे रहे हैं। जैसे रशिया के अंदर कौन था ऑटोक्रेट? ज़ारिस्ट रिजीम, ज़ार निकोलस II, और रेवोल्यूशन की वजह से तख्ता पलट कर दिया बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स ने। अल्टीमेटली लेनिन के आइडियाज़ काम आ गए, मार्क्सिस्ट आइडियाज़ काम आ गए, है ना। अब दे रिटर्न विद द फर्स्ट हैंड नॉलेज कि कैसे जो है वो फ्रेंच लड़ रहे हैं एंड दे सफर ड्यूरिंग द वॉर। अब बगल वाले चाइना से जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ जो इमर्ज हो रहे थे, चाइना के अंदर भी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी जो थी वो उस टाइम पर पनप रही थी अमंग्स एशियन कंट्रीज़। तो इसका भी मेजर इन्फ्लुएंस था इंडो चाइनीज़ लोगों के ऊपर। बड़े सारे जो इंडो चाइनीज़ जो नेशनलिस्ट थे वो इस बात के ऊपर कन्विंस हो गए कि हम बेसिकली जो कॉलोनियल पावर्स हैं उनको हरा सकते हैं, उनको अपने देश से खदेड़ के फेंक सकते हैं, और हमारी जो कंट्री की जो मेजर वेल्थ है वो कॉलोनियल पावर्स के हाथ में लगी हुई है। इस वजह से वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं। अल्टीमेटली उनकी लग्जूरियस लाइफ, उनकी ताकत, उनकी इकोनॉमिक पावर के पीछे हम जैसे कॉलोनी के रिसोर्सेज ही रिस्पॉन्सिबल हैं। यही सेम चीज़ इंडिया के लोगों को भी रियलाइज हो गई थी, हाँ के ना? बिल्कुल। अब डीकॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो हम पढ़ रहे थे इधर हेडिंग में। डीकॉलोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कॉलोनियल पावर जो है वो अपने इंस्टीट्यूशनल और लीगल कंट्रोल को अपनी कॉलोनी से ट्रांसफ़र कर देती हैं, अपनी कॉलोनी से ट्रांसफ़र कर देती हैं। और उसके बाद वहाँ पर जाके वो कॉलोनीज़ जब आज़ाद हो जाती हैं तो वो अपनी इंडिजीनियस और इंडिपेंडेंट नेशनल गवर्नमेंट का गठन करती हैं आज़ाद होने के बाद। कुल मिलाकर देश को आज़ाद करना, जब कभी भी कोई कॉलोनियल पावर उधर सप्रेस उनको करके बैठी हो, उसके बाद उनको आज़ादी देना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को सक्सेसफुल होने के लिए कौन से इवेंट से गुजरना पड़ता है? प्लीज नेम इट। डीकॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को सफल होने के लिए कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? डीकॉलोनाइजेशन अपने आप में एक प्रोसेस है, मानता हूं, लेकिन डीकॉलोनाइजेशन एक एंड पॉइंट है ना। एंड पॉइंट इसका क्या है? इंडिपेंडेंस।
लेकिन इसको कौन से रास्ते से गुजरना पड़ता है जब हम बात करते हैं, जब मैं नाम दूँ एक शब्द का डीकोलोनाइजेशन का? अरे भाई बोलो, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। तो लिख लो मूवमेंट्स फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस। इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है ना, यही रास्ता बनता है ना डीकोलोनाइजेशन। आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो। अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या होता है? देश फ्री हो जाता है। किसके चंगुल से? किसकी गुलामी से? कॉलोनियल पावर की गुलामी से। आगे बढ़े, समझ में आया? बताओ। ठीक है, सौगंधा, बिस्मय, क्लियर है? ठकुराइन, श्रेया। इमरजेंस ऑफ वेतमेन, ये जो नाम आएगा भी, अब हम जैसे इंडो चाइना तो एक ब्रॉड टर्म हो गई ना। यहाँ पर जो डीकोलोनाइजेशन स्ट्रगल है वो कहाँ कहाँ चल रही है? कैम्बोडिया, लाओ, वियतनाम। हम केस स्टडी अब डिस्कस करते हैं वियतनाम की। ये जो पर्सन का नाम आ रहा है, याद है आपको? अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, हो ची मिन, एसएसटी में, है ना? तो बात करते हैं वियतनाम की एंड द इमरजेंस ऑफ वियतमिन इन वियतनाम। जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टी थी इंडो चाइना के अंदर, इट वॉज द वियतनाम नेशनलिस्ट पार्टी। अब यहां पर इंडो चाइना किसे बोला जा रहा है हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग? वियतनाम को, ठीक है। 1927 में फॉर्म हुई थी पार्टी एंड इट वॉज कंपोज्ड ऑफ वेल्दी एंड मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वियतनाम। 2 साल के बाद 1929 में जो वियतनामी सोल्जर्स थे उन्होंने बगावत करी। वो अलग बात है कि वो लोग असैसिनेट करना चाहते थे फ्रेंच गवर्नर जनरल को, लेकिन इट प्रूव टू बी अ फेल्ड अटेम्प्ट। इसके बाद लार्ज स्केल पर पीजन रिवोल्ट चले, जिसको कम्युनिस्ट ने लीड करा वियतनाम में। और ये जो रिवोल्ट है वो फ्रेंच फोर्सेस ने क्रश कर दिया यहां पर, और इस इवेंट को बोला जाता है व्हाइट टेरर। हजारों की संख्या में जो क्रांतिकारी थे वो मारे गए। मुझे एक बात बताओ, जब ये फादर गैपॉन और कुछ उनके साथ औरतें, बच्चे वगैरह जब ये मार्च करते हुए जा रहे थे, किससे दरखास्त करने जा रहे थे ये कि रिफॉर्म्स लेकर आ जाओ, पार्लियामेंट को रिज्यूम करो, इलेक्शंस करवाओ? बताओ। निकोलस थे। और वो उस इवेंट को क्या कहा जाता है जब ये इसने बहुत ज्यादा अत्याचार करवाया? ब्लडी संडे। वियतनाम के अंदर ऐसे सेम इवेंट का नाम क्या है? व्हाइट टेरर। अब आगे बढ़ने से पहले, आगे वाले पैराग्राफ को डिस्कस कराने से पहले ऊपर वाले बॉक्स पर आ जाओ, जो ब्लू कलर का बॉक्स है। हो ची मिन के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। हो ची मिन 1890 से 1969 तक इसका टेन्योर था। ही वॉज बॉर्न इन टोंकिंग। जब हो ची मिन 21 साल का था वो यूरोप गया। लंदन के किसी एक होटल में वो कुक का काम करता था। उसके बाद वहां से वो जाता है पेरिस। अब यहां पर इसने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था। और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस किसके लिए हुई थी? जल्दी बताओ, इसका क्या अटेम्प्ट निकला, सॉरी आउटकम निकला? हाँ, मतलब आप ये ऐसा कह लो ना, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस किसके साथ एसोसिएटेड थी? अल्टीमेटली ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के साथ, ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है। और फिर बड़े सारे आउटकम्स निकले उसके। इसने वहां पर
वियतनाम की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी, दरख्वास्त करी थी, जो ट्रिपल एंटेंट पावर्स थी, जो एलीज थी, उनसे। अब डायरेक्टली जाकर वहाँ चिल्लाने नहीं लगा था, वो करता क्या था, वो अपना पैम्फलेट्स, पोर्टफोलियोज और न्यूज़पेपर्स वगैरह ये सब छाप कर वो करता था। और वहाँ पर उसने अलग अलग ग्रुप्स आ रखे थे जो कि अलग अलग डिमांड कर रहे थे एलीज से उनके जीतने के बाद, लेकिन एलीज अपने जीतने की खुशी की उसमें जश्न में इतना ज़्यादा मगन थे कि उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया इसकी बात को। या फिर अकेला नहीं था कि जो सिर्फ वियतनाम के इंडिपेंडेंस के लिए मतलब वहाँ पर नारेबाजी कर रहा हो, दरख्वास्त कर रहा हो, जो भी है, लेकिन सिर्फ बात वियतनाम की नहीं है। जितनी कॉलोनीज के किसी लोगों को मौका मिला पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का, और जिन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लॉबी वहाँ पर करी, तो जो विनर्स थे, एलीज जो थे, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया इनकी बातों को। इसके जो आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर्स में एंड स्पेशली पैम्फलेट, ये इसके आर्टिकल्स ने, उसके पैम्फलेट्स ने जो सर्कुलेट हुए, इसको जनता की नज़रों में बहुत ज़्यादा फेमस बनाया। एंड दिस मेड हिम वेल नोन एज वियतनाम नेशनलिस्ट, कि यही पर्सन आज़ादी दिलवाएगा। और इसने जो पैम्फलेट एक लिखी थी जिस बहुत फेमस, वो था फ्रेंच कोलोनियलिज्म ऑन ट्रायल। 1921 में ही बिकेम अ फाउंडर मेंबर ऑफ फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी। 2 साल के बाद ये मॉस्को जाता है, रशिया, और इसने वहाँ पर रेवोल्यूशनरी टेक्निक सीखी। 1925 में इसने रेवोल्यूशनरी यूथ मूवमेंट जो है, एक ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी शुरुआत करी। यानी कि दूसरी कंट्री से सीख कर ला रहा है टेक्निक, और अपनी कंट्री में वियतनाम में अप्लाई कर रहे हैं ना। आप समझ गए ऊपर क्या क्यों लिखा हुआ था? ऊपर जाओ, सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में, राइज ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म के अंदर, कि यहाँ पर लिखा हुआ ना, वाइल इंडो चाइनीज रेजिस्टेड द इम्पोजिशन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज कल्चर, दे लर्न फ्रॉम देम द आइडियाज ऑफ रेवोल्यूशन। कैसे? उन्हीं की कंट्रीज में जा जाकर, दूसरी कंट्रीज में जा जाकर। और ऐसा भी नहीं था ना कि ये जो ट्रिपल एंटेंट का ग्रुप है कि इनकी कंट्रीज के अंदर खुद के अंदर सब कुछ ठीक चलता था। अब रशिया ट्रिपल एंटेंट का पार्ट है, अंदरूनी व्यवस्था ठीक थी क्या रशिया की? बताओ। नहीं ना। जर्मनी की बात करो, दूसरे ग्रुप की भी बात कर लो जो कि जीत रहा था, जिसका ग्रुप विलियम केसर टू के टाइम पर सब कुछ व्यवस्था अच्छी थी जर्मनी की। बताओ, चरम सीमा पर था जर्मनी। कुछ ना कुछ कमियां तो रहती थी ना। और जिन जिन कंट्रीज में बगावत हुई, रेवोल्यूशन हुआ, इसने वहां पर जाके सीखा चीजें। अब वापस आ जाओ इस पैराग्राफ पर, वाइट टेरर के बाद। आफ्टर वाइट टेरर, हो ची मिन लेफ्ट फॉर मॉस्को एंड ही स्पेंड द 1930s इन मॉस्को एंड चाइना। अब फ्रांस की धज्जियां उड़ रही थी, जर्मनी ने उसको हरा दिया था 1940 के अंदर। हो ची मिन और इसके जो फॉलोअर्स थे, जो लेफ्टिनेंट थे, दे यूज दिस टर्न ऑफ इवेंट्स टू एडवांस द वियतनामीज कॉज। इन्होंने क्या करा? फ्रांस के ऊपर टू फ्रंट अटैक करा। टू फ्रंट अटैक का मतलब क्या यहाँ पर दोस्तों? फ्रांस एक तो खुद जूझ रहा था किससे? जर्मनी से। और अंदरूनी अटैक कहाँ से हो रहा था? जो कॉलोनी थी वियतनाम, वियतनामीज नेशनलिस्ट कर रहे थे। इंडिया ने ऐसा करा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, टू फ्रंट अटैक ब्रिटेन के ऊपर? नहीं। इसको ना टू फ्रंट वॉर कहते हैं। जैसे आप बाहर कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप बाहर कहीं स्ट्रेस से जूझ रहे हो, अब घर के अंदर से मैं आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा हूं, तो आप पिसोगे नहीं। आप पूरे दिन बाहर स्ट्रेसफुल माहौल में होकर आए हो, घर पे आ रहे हो, तब आपको कलेश सहन करने को मिल रही है, तो ये आपके लिए टू फ्रंट वॉर नहीं हो गया कि बाहर भी सालों गुलामी करो, फिर घर पे भी आके सुनो सबकी? हाँ, टू फ्रंट वॉर। ठकुराइन समझ में आ रहा है? बाहर का स्ट्रेस, अंदरूनी स्ट्रेस, पर्सन डिप्रेस्ड, ठीक है, ये है टू फ्रंट वॉर। इंडिया के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? हाँ
हाँ, हमारे देश के पास बहुत अच्छे अच्छे सच्चाई के रखवाले थे इसलिए। तो क्रॉसिंग ओवर द बॉर्डर इनटू वियतनाम इन जनवरी 1941, इन सारे फॉलोअर्स ने इंक्लूडिंग होचिमिन ने, दे ऑर्गेनाइज द लीग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। इसको मार्क कर लेना, लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, वियतमिन। यानी कि वी डिक्लेयर द कॉज ऑफ वियतनाम एज अ कॉलोनी एंड डिमांड इट्स इंडिपेंडेंस एज सुन एज पॉसिबल। ये कब इन्होंने करा, जनवरी 1941 में। और इसी के चलते वियतनामीज नेशनलिज्म जो है उसको बढ़ावा मिला और जनता को भी समझ में आया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारी आज़ादी के लिए, हमारे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, तो हम क्यों पीछे हटे, हमें भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। और 1940s में ऐसे चलते चलते आगे होते होते क्या हो गया, क्या वियतनाम आज़ाद हुआ? वियतनाम आज़ाद हुआ? आज आज़ाद है वियतनाम यार, कभी तो हुआ होगा। हाँ हुआ। उसके बाद डीकोलोनाइजेशन इन इंडिया। हम बात करते हैं डायरकी इन प्रोविंसेस। ये डायरकी वर्ड आपने लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर में सुना होगा, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। और डायरकी का सिंपल सा मतलब क्या था, डुअल गवर्नमेंट, राइट। तो चलो उसको जानते हैं। जो डीकोलोनाइजेशन प्रक्रिया थी इंडिया के अंदर, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। कब? विद द आउटब्रेक ऑफ या लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। जैसे ही पहला विश्व युद्ध का डंका बजता है, इसकी वजह से बड़े फास्ट और बड़े लार्ज स्केल पर राजनीतिक और आर्थिक मामलों के अंदर आर्थिक व्यवस्था को चेंज करने से लेकर इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। साल 1919 की बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है, जिसने डायरकी को इंट्रोड्यूस करा। अब इस डायरकी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि डेट देयर विल बी इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज फॉर इंडियन मिनिस्टर्स टू होल्ड सर्टेन पोर्टफोलियोज अंडर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। यानी कि दोनों जगह पर चीजें वर्क करेंगी, कैसी, प्रोविंशियल लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी, ऐसा बोल सकता हूं मैं इसको। एंड देयर विल बी सम रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड सम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे एरियाज होंगे जिसके ऊपर सिर्फ ब्रिटिश पर्सन्स, ब्रिटिश हुकूमत के जो लोग हैं वो कानून बना सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें भारतीयों को भी शामिल करा जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डायरकी को रिजेक्ट करा एंड दे डिसाइडेड टू बॉयकॉट द लेजिस्लेचर। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर लक्ष्मीकांत की तरफ लेकर आया हूँ, और ये इसके पहले चैप्टर के अंदर जो एक्ट दे रखे होते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 20 अगस्त 1917 में जो ब्रिटिश हुकूमत है उसने डिक्लेयर करा था पहली बार कि वो भारत के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है उसको बनाने जा रहे हैं, उसको गठन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस डिक्लेरेशन में क्या बोला गया था, जो पॉलिसी है ब्रिटिश हुकूमत की, यानी कि किंग की, क्वीन की, वो ये है कि भारतीयों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ना भारत से, ताकि उनको ये रियलाइज़ करवाया जाए कि हम भारत के लिए और भारतीयों के लिए ही, हिंदुस्तानियों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो हर एक ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को एसोसिएट करा जाए एंड धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो विद द व्यू टू द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए ब्रिटिश एम्पायर का। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टैग उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय थे। इसके अंदर अगर आप देखोगे इस सेकेंड पॉइंट को, ठीक है, चलो मैं आपको एक बारी पहले पूरा पढ़ाता हूँ। ये पहला पॉइंट जान लो तो आपको आराम से समझ में आएगा, ध्यान से समझना।
अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से कंट्रोल करती थी प्रोविंसेस को, अब प्रोविंसेस को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब इस एक्ट के बाद क्या हुआ, जैसे आपके जो आज के टाइम में 7 शेड्यूल नहीं है जिसके अंदर लिस्ट सिस्टम होता है श्रेया, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, आप ऐसा मान लो कि इसकी नींव इसी एक्ट से आई है, जो जड़ है ना इसी एक्ट में छुपी हुई है। तो प्रोविंशियल और सेंट्रल सब्जेक्ट अलग अलग कर दिए गए। इससे पहले क्या होता था कि सेंट्रल लेवल पे ही सारे के सारे सब्जेक्ट थे, यानी कि कोई भी जो कानून बनेगा कुछ भी बनेगा वो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या बोला गया कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और वो 2 अलग अलग बनाएगी। सेंट्रल लेवल पे कौन बनाएगा, मतलब वो सारे टॉपिक्स कहाँ पर गिवन होंगे, सेंट्रल सब्जेक्ट के अंदर, और प्रोविंसेस के अंदर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब अगर ऐसा है तो देखो क्या लिखा हुआ है अगली लाइन में, सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इनको ऑथराइज करा गया कि तुम कानून बनाओ अपने रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कानून बनाएगा, सेंट्रल सब्जेक्ट्स, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट। लेकिन वो अलग बात है कि जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो देखो हो गया एक प्रकार से, आप कह सकते हो कि अगर ऐसा डिवीजन कर दिया गया तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं हल्का फुल्का थोड़ा बहुत एक झलक के तौर पर ही मुझे ये थोड़ा सा फेडरल नेचर इसका दिख रहा है, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यही डेफिनेशन होती है ना फेडरलिज्म की। तो थोड़ी सी झलक देखने को मिल रही है मुझे फेडरलिज्म की, डिवीजन ऑफ द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थ्रू सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो सेंट्रलाइज था और वो यूनिटरी था, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। आज भी तो हम ऐसे ही कहते हैं, इंडिया हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। कल को कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी लग जाए तो सारी पावर किसके पास आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कल को किसी भी नए टॉपिक के ऊपर कानून बनाना हो जिसको रेसिड्यूरी पावर कहते हैं, वो पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इतना टाइम होता है उस टाइम पर कि हम राज्य की सरकारों को कंसल्ट करें, नहीं। अब सेकंड पॉइंट देखो, इस एक्ट में ये बोला गया कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। कौन से 2 हिस्सों में, एक होंगे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, एक होंगे रिजर्व सब्जेक्ट। अब इस चीज को समझना जो कि हम पढ़ने वाले हैं कि डायरकी इन प्रोविंसेस, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बॉयकॉट करा, यहां अच्छे से नहीं दे रखा है आपको, ऊपर से ऐसे ही बता दिया गया कि डेट प्रोवाइडेड फॉर इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज फॉर इंडियन मिनिस्टर्स टू होल्ड सर्टेन पोर्टफोलियोज अंडर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। बकवास लाइन है, आप लक्ष्मीकांत से समझो इस चीज को। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच केम इनटू फोर्स इन 1921, यहाँ पर सब्जेक्ट्स को कैसे बांटा गया, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब जो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है ना, इनको 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट। यानी कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट कौन से, इसके ऊपर कौन कानून बनाएगा, कौन सी सरकारें, कौन सी लेजिस्लेचर, प्रोविंस की लेजिस्लेचर। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर आज के ज़माने में ये टर्म बोल रहा होता मैं, तो अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं, ऐसा बोल सकता हूं। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है इनको एडमिनिस्टर करा जाएगा गवर्नर के द्वारा विद द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये तो हो गए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट जो हैं इनको भी गवर्नर के द्वारा ही एडमिनिस्टर करा जाएगा, लेकिन थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है वहां पर कौन, गवर्नर को मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे चलना पड़ेगा। रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकता है इन सब्जेक्ट्स को, और उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होना पड़ेगा, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले वाले केस के अंदर होना पड़ेगा, यस।
ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स के अंदर उसकी जवाबदेही होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति, लेकिन रिजर्व सर्टिफिकेट्स में गवर्नर की और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कोई जवाबदेही नहीं होगी। अब ये दो प्रकार का जो प्रोविंशियल लेवल पर जो सिस्टम आया गवर्नेंस का, इसको बोला जाता है डायरकी। ये ग्रीक टर्म है जो कि डायर से आया, विच मीन्स डबल रूल, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत अनसक्सेसफुल रहा। आप समझ गए? बताओ। ठीक है, वापस आए। लैक ऑफ मेजर्स टू इंडस्ट्रियलाइज इंडिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा ब्रिटेन को तो मिला था, पहली कंट्री थी, लेकिन क्या उसने अपनी कॉलोनी इंडिया के लिए कुछ करा? नहीं, बल्कि एक्सप्लॉइट करा। कैसे? थ्रू पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। हालांकि कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, हालांकि कुछ जो है प्रोडक्शन दे दी गई थी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज़ को कि मतलब हाँ आप लोग जो है एक लिमिट से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करा जाएगा, लेकिन सर मतलब ब्रिटिश हुकूमत के बातें मतलब झूठे बातें। तो कुछ सिलेक्टेड इंडस्ट्री जो थी शुरू में उनको तो प्रोटेक्शन दी गई कि हाँ उनकी प्रोग्रेस और उनकी ग्रोथ के लिए काम करेगी ब्रिटिश सरकार, लाइक शुगर इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, केमिकल इंडस्ट्रीज़। लेकिन जो ब्रिटिश हुकूमत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी उनकी, भारत के इन सारी इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करने की, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। इन द केस ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज मतलब लोकल ओन, मतलब जो जिसको हिंदुस्तानी ओन करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज सपोर्ट वॉज ओनली इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल एडवाइस एंड एजुकेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाइनियर फैक्ट्रीज इन न्यू इंडस्ट्रीज। इतना ही सपोर्ट उनका था कि हाँ ये बता सके कि टेक्निकल एडवाइस और थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता सकें इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ के मामले में। लेकिन फिर भी आप जानते हो बाद में तो आगे चलकर तो इन्होंने बैंड बजा दी ना सारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ की। वो अलग बात है कि इनको इंडिया जिस जोग्राफिकल लोकेशन पर लोकेटेड है, इनको वहाँ पर कुछ क्रॉप्स उगवाने थे, कुछ कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करवानी थी, तो उन्होंने उन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट दिया जो कि इनका फ़ायदा करवा सके ब्रिटेन के अंदर, जैसे इंडिगो, जूट, कॉटन, ठीक है। लेकिन बाद में आगे चलकर ये पॉलिसी भी इन्होंने अबंडन कर दी थी कि हल्का फुल्का जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि बड़े सारे ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रीज थे, जो इंटरप्राइजेस थे, वो मना करते थे कि इंडियंस को सपोर्ट मत करो। आपको पता ना इंडियंस को एक झटका लगाता है इंडिगो की प्रोडक्शन में, कब? जब सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गई थी यूरोप में, ब्रिटेन में। ये बात पता है ना आपको? और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर इंडिगो उगाई जाती है उसकी क्या खास बात होती है उस जगह की? बुरी बात। खास बात मतलब क्या? बुरी बात। फूड क्रॉप नहीं ग्रो हो सकता, है ना। इंडिगो अपने आप में कैसा क्रॉप है? फूड क्रॉप कि कैश क्रॉप? कैश क्रॉप। ठकुराइन खाया तुमने कभी इंडिगो? फ्रेश बर्थ हो जाएगा इमीडिएटली, पता है? हाँ, इसलिए नहीं करा क्योंकि शुरू में ही उनको सपोर्ट कर रहे थे इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कोई भी अगर डेवलप करना है, तो अगर आप चलो सीमेंट को ही पकड़ लो, तो ये ब्रिटेन के ऊपर तो रिलाई कर नहीं सकते कि वहाँ से सीमेंट की बोरी और ये ईंटों की बोरी आएंगी वहाँ से।
लेकिन बाद में जब इनका मकसद पूरा हो गया ना, रेलवे ट्रैक वगैरह, रेलवे लाइन वगैरह, ये सब कुछ बिच गई, तो बस औकात दिखा दी अपनी। फिर उसका उनका भी सपोर्ट वापस खींच लिया, एक्सप्लॉइट करने लगे उनको, और उनका मालिकाना हक जो है वो अपने पास रख लिया। काइंड ऑफ जैसे नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, ऐसे ही। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे टू ठाणे। और बॉम्बे में कहाँ से? आई थिंक आपने बताया था बोरीवली है। हाँ। इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। कौन सा डिप्रेशन? ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन ने सबसे ज्यादा कौन से देश को प्रभावित करा था? यूएसए। और कौन से कॉन्टिनेंट को? यूरोप। ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन जो है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा झटका लगा। ये एक फ्रेज होता है दोस्तों ना, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। इट ऑल्सो डेल्टा डेथ ब्लो, मतलब जब किसी चीज़ को तगड़ा झटका लगे, शॉक लगे ना, उसके लिए एक फ्रेज यूज़ करा जाता है, डेथ ब्लो। तो काफ़ी झटका लगा इंडियन एग्रीकल्चर को एंड इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। जो वैल्यू जो थी जो फार्म प्रोडक्शन की, इट डिक्लाइन बाय हाफ। लैंड का जो रेंट था जो पीजेंट्स को पे करना पड़ता था, वो बिल्कुल चेंज नहीं करा गया, जबकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाफ हो गई थी। अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, फार्मर्स के ऊपर जो ऑब्लिगेशन थी, इतनी इतनी पेमेंट उनको पे करनी है, उनके लिए सामान महंगा हो गया, फेयर उनको प्राइजेस मिल नहीं रहे हैं, बाज़ारों में बहुत सारे क्रॉप्स के दाम ऊंचाइयों को टच कर रहे हैं, और फार्मर्स के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी टू पे रेंट एक्सेट्रा, इट गॉट ऑलमोस्ट डबल्ड। देयर वॉज अ ग्रेट फॉल इन द प्राइजेस, जिसकी वजह से इंडियन नेशनलिस्ट ने उस टाइम पर और इकोनॉमिस्ट ने डिमांड करी थी कि ब्रिटिशर्स को एक रवैया अपनाना चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि कैसे ना कैसे करके भारत के अंदर प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा मिले। अब प्रोटेक्शनिज्म के अंदर क्या होता है? टैरिफ बैरियर्स वगैरह बढ़ा देना बाहर से आने वाले सामानों पर, इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करना, यही होता है ना प्रोटेक्शनिज्म। अब अमेरिका क्या कर रहा है बताओ? हमारे दरवाजे तो खुलवा दिए थे इन सारे IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह ने 1991 में। अमेरिका अपनाता है कि नहीं अपनाता है प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी? आप लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ साल पहले सुना होगा श्रेया, जब हमने 12th पास आउट करी थी, आपने सुना था कि कई लोग USA गए थे स्टूडेंट्स, है ना, और उनको एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा था, अमेरिका ने मना कर दिया था उनको, अभी भी तो वीजा का चल रहा था, वीजा नहीं दे रहे थे। है ना। और फिर वो कुछ आया था, पता नहीं कितना, कुछ 17 वीज़ा होता है, पता नहीं, मतलब 17 वीज़ा नहीं कह रहा हूँ, मतलब नंबर कुछ होता है कि वीज़ा का, कि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, अमेरिका में अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब 3 से 7 दिन के अंदर 17 से 28 फ्लाइट लौट कर रही थी, वो मुझे आज भी याद है। सर अभी भी चल रहा है वो, तो गो बैक इंडियन, मतलब गो बैक इंडियंस। और दिक्कत क्या थी कि बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने जो अमेरिका गए थे, सब कुछ मतलब प्रॉपर करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह लेकर वो करवाया था, हाउस लोन वगैरह ले रखा था उन्होंने। नहीं, वहाँ की जॉब, लोकल की जॉब जा रही है ना, तो इसलिए इंडियन हाँ, नहीं अभी तो ये चीज़ फिर से शुरू हो गई, लेकिन उस टाइम पर जैसे हाउस लोन वगैरह स्टूडेंट से लिया था, उनको वैसे ही वापस भगा दिया था। और ये सब कुछ टाइम पे ट्रंप ने करा था, अगर याद हो, है ना। 1930s में it saw the emergence of Indian National Congress as a, नहीं ये लाइन ठीक नहीं लिखी हुई है, मिलिटेंट मास मूवमेंट तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कभी भी नहीं करी, ठीक है। इस लाइन को काट देना, ये कंट्रोवर्शियल लाइन है। आप बस इतना समझ जाओ, इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से तो देखो ठेस नहीं पहुंची थी। भारत इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका लक अच्छा है। जब भी इकोनॉमिक शॉक आज तक आया ना कभी, आप देख लो, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब ये क्रैश हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ USA का, उस टाइम पर हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं थी। भारत का कोई ऐसा प्रॉपर स्टॉक मार्केट था ही नहीं, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन
जितना अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को सहन करना पड़ा उतना हमें नहीं करना पड़ा। इक्के दुक्के सेक्टर्स उससे प्रभावित थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 1990s में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडिया बच गया। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडिया बच गया। अब अगर इस साल सच में बात चल रही है रिसेशन की और इन सब चीज़ों की, अगर ये सब होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा आरबीआई अब तो और प्रोएक्टिव है और हम बचा लेंगे। और ऐसे टाइम में आपको पता है श्रीलंका क्या होता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमिस्ट पता है इंडियन इकोनॉमिस्ट को अप्रोच करते हैं कि सर जी बता दो क्या स्टेप्स लें हम लोग अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। रिजर्व बैंक वगैरह की आजकल बात बहुत चल रही है, फेड से, पता है, फेडरल रिजर्व से, अमेरिका का सेंट्रल बैंक। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट को हाइक करने की बात चल रही है ना, बहुत लोगों की जॉब वगैरह जा रही है। वो लोग बहुत सजेशन लेते हैं हमसे, और इस चीज़ की तारीफ ना आप जो अब इस साल का इकोनॉमिक सर्वे आएगा आप उसमें सुनोगे। आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ब्रिटिशर्स को जो हिंदुस्तानी रूठे हुए थे उनको मनाना भी था, तो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास करा, जिसके तहत जो लोकल गवर्नमेंट जो थी उनको ज़्यादा पावर मिली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वगैरह को, एंड दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। 1937 में जो चुनाव हुए, कांग्रेस को जीत मिली बहुत सारे प्रोविंसेस से। However, the decision of the Britain to involve India in the Second World War without consulting the popular Congress ministries, इसकी वजह से बड़े सारे कांग्रेस मिनिस्टर्स ने, या जो भी हिंदुस्तानी जो थे जो कि लेजिस्लेचर में गए थे जीत कर, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया अपने ऑफिस से। अब तुम दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अगर भारतीय मूल के लोगों को लेकर जा रहे हो सैनिक वगैरह बनाकर, जो कि अभी तक तुम्हारी आर्मी में सर्व करते हैं लेकिन विद इन इंडिया, तो ये चीज़ कम से कम हिंदुस्तानियों से पूछकर तो करनी चाहिए ना। और हिंदुस्तानियों से पूछकर छोड़ो, चलो ठीक है तुमने ले लिया डिसीजन, कोई बात नहीं, आर्म फोर्सेस तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। अब जो जिसका बोलबाला लेजिस्लेचर के अंदर ज़्यादा है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वगैरह बन रखी हैं, उनसे तो पूछ लो एक बार के लिए, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। लेकिन अब ना बहुत अति हो चुकी थी, और फिर अब गांधी जी भी गुस्से में फिर लॉन्च कर देते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। इस टाइम पर गांधी जी को गुस्सा आया था। यहां तक आपको बात समझ में आई कि कैसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स ने काम करा एशिया के अंदर। बोलो बोलो, वो दिक्कत, वियतनाम का स्ट्रगल, इंडिया का स्ट्रगल, सब कुछ समझ में आया। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।